तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब बोर ने ये कह दिया कि एनर्जी, रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ये बातें बोर ने बता दी, तो फॉलोड बाय डी ब्रॉगली ने एक नया कंसेप्ट दे दिया, डुअल नेचर, कि भाई ये डुअल नेचर है। फिर हाइजेनबर्ग ने कह दिया अनसर्टेनिटी है, ना तो आप एग्जैक्ट 100% श्योरिटी से पाथ बता सकते हैं या फिर वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली, दैट इज मोमेंटम एंड पोजीशन, नहीं निकाल सकते। तो यहां से बोर्स की थ्योरी फेल हो गई। बोर्स की जो मेन कंसेप्ट था कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में है एटम और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये फेल हो गया। और अब एक नई मैकेनिक्स आई, या जिसको हम क्वांटम साइंस कह लें या क्वांटम मैकेनिज्म आई, जिसको डेवलप किया इरविन स्क्रोडिंजर। तो अब जो आगे की पढ़ाई हुई इसके बाद वो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू है, और क्वांटम मैकेनिक्स में उन्होंने डुअल नेचर को कंसिडर किया है। ठीक है, डुअल नेचर मतलब पार्टिकल भी है और वेव भी है। इन दोनों नेचर को कंसिडर करते हुए एक नई थ्योरी बनाई कि एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। तो स्क्रोडिंजर जो थे, दैट इज इरविन स्क्रोडिंजर, इनका नाम जैसे अलग सा ही है ना, डेंजर टाइप का नाम है, तो डेंजर टाइप की इक्वेशन, ठीक है, एक काफी अलग सी इक्वेशन है, स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन। ओके, तो उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें एटम के बारे में, या ये कहें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन पता लगती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपको इसका नाम दिख ही रहा है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इसमें दी थी। ठीक है, तो बच्चों स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन अलग सी इक्वेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, साई के टर्म्स में है। तो इन्होंने इस इक्वेशन में कहा एक वर्ड होगा साई, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज वेव फंक्शन, इसको वेव फंक्शन कहा है, और इसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन है। बट ये जो साई वर्ड है, इस साई वर्ड में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब आप चाहो कि मैं साई को बता दूं साई क्या है, तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और ये क्वेश्चन है भी, एक नंबर पर पूछा जाता है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। और इसी में एक और वर्ड आएगा, दैट इज साई स्क्वायर। बेसिकली ये जो साई स्क्वायर है, इसी में सारा सिग्निफिकेंस है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है वो ऑलमोस्ट इस वर्ड में छुपी है। साई स्क्वायर बेसिकली ये जो वेव फंक्शन है उसका स्क्वायर है, और अगर ये वेव फंक्शन नेगेटिव में भी है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो बेसिकली जो साई स्क्वायर है ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए रीजन, प्रोबेबिलिटी of finding electron at a region around the nucleus in 3 dimension space। मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर जो 3 dimension space है, उस 3 dimension space में इलेक्ट्रॉन हमें कहां मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये खाली प्रोबेबिलिटी बताता है। यानी इस इक्वेशन या इस मैकेनिक्स ने, क्वांटम मैकेनिक्स ने वो वाला बात कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दी है कि इलेक्ट्रॉन एक किसी ऑर्बिट में घूमते हैं। उस ऑर्बिट में घूमने वाला कंसेप्ट ही खत्म हो चुका है। ठीक है, उसकी जगह नए वर्ड्स यूज किए गए हैं, उसे मेन एनर्जी लेवल कहा है। जैसे आज भी आपको पढ़ाया जा चुका है, इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट 1:2 2:2 2p6 ऐसे करते हैं। तो 1 क्या है, ऑर्बिट नंबर कहते हैं हम जनरल भाषा में। जबकि इस थ्योरी ने कहा भैया इसका सर्कुलर पाथ है या नहीं है हमें ना पता, हमें ये पता है कि ये रहा न्यूक्लियस, इससे 3 क्वाड्रेंट बना लीजिए या एक्सेस बना लीजिए x y z, और हम ये कह रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसके बाद अगर तुम मुझसे ये कहो कि क्या ये थोड़ी देर में घूमते हुए यहाँ इस सर्कुलर ऑर्बिट में आकर, ना, हम सर्कल करने की बात ना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ सबसे ज्यादा मिलेगा। मतलब 90 to 95% चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन के यहाँ फाइंड होने के। ठीक है, तो इस इक्वेशन ने शेल का कंसेप्ट खत्म कर दिया था, और शेल की जगह वर्ड ने यूज कर लिए मेन एनर्जी लेवल।
बट अगेन इट इज सेम कि बोर ने जो डिस्टेंस बताई थी इस भाई की भी डिस्टेंस वही, बस अंतर इतना था कि बोर ने कहा भाई ये तो सर्कल है, पूरे सर्कल में चलेगा, इसने कहा ना ये मेन एनर्जी लेवल है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, पहले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे, अगले इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे, उसके अगले यहाँ मिलेंगे, तो इन्होंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बता दी और साथ में जो इलेक्ट्रॉन जहां मिलेंगे उसके लिए एक वर्ड रख दिया था ऑर्बिटल, उसका वर्ड का नाम क्या रख दिया था, जहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जिसे साई स्क्वायर भी कह सकते हैं, उसके लिए वर्ड दे दिया ऑर्बिटल। और जब इन ऑर्बिटल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ले गए तो ये भी स्प्लिट होने लगे, तो उन्होंने कहा भैया ऑर्बिटल की भी एक अपनी शेप होती है, भले ही ऑर्बिटल में या इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग कहीं भी जीरो नहीं है, क्यों, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो मिल ही सकता है, तो फाइंडिंग कहीं पे भी इन्होंने कहा जीरो नहीं, ठीक है। अब इसके कुछ वर्ड्स पहले मैं, जिनकी ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन आपको पता होंगे तो अच्छा रहेगा। बेटा ये 6 या 7 पॉइंट है, इनको जरा देख लेते हैं हम, दैट इज ऑन पेज नंबर 10, ठीक है, पेज नंबर 10, यस। ये देखिए पेज नंबर 10 में ये बहुत शॉर्ट में है और आपको क्लियर कराने के लिए है। पहला पॉइंट ये रहा, द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल discarded Bohr concept of well-developed orbits. It discarded Bohr concept of well-defined circular orbit. ये बोर की थ्योरी को एक तरीके से फेल करना शुरू हो गया, डिस्कार्डेड बोर कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेक्टली। तो जो पहले वाली मैकेनिक्स चल रही थी बोर टाइम के तक की, वो क्लासिकल मैकेनिक्स थी जो पार्टिकल नेचर मानते हुए कर रही थी। अब क्वांटम मैकेनिक्स है, ये है क्वांटम मैकेनिक्स, और इसे वेव मैकेनिक्स भी कह सकते हैं, और डेवलप करने वाला इसका था इरविन स्क्रोडिंजर, इन्होंने डेवलप किया, ठीक है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस बाय अ मैथमेटिकल इक्वेशन। भाई की मैथमेटिकल इक्वेशन भी देखने में बड़ा मजा आता है, बड़ी बढ़िया इक्वेशन है, d square psi upon dx square, d square psi upon dy square, d square psi upon dz square plus 8 pi square m upon h square e y minus b psi equal to 0। फिलहाल आपसे उम्मीद की जाती है ये क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी, बट जो भी बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तो कम से कम इतना तो ध्यान रखें भैया, एक सिंपल वे में ये इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन दी थी स्क्रोडिंजर ने, भले ही हमारे लेवल से काफी ऊपर होगी, 12th स्टैंडर्ड तक ये नहीं है, ग्रेजुएशन में इसका कंप्लीट सिग्निफिकेंस बताया जाता है, बट आपको याद तो रखनी ही है थोड़ा बहुत, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है एटलीस्ट इतना ध्यान रहे कि ये डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे फिर वाई, फिर ऐसे जेड, और उसके बाद 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई जी, ये इक्वेशन बनाई। मैंने पहले कहा था ना, इसने इक्वेशन ही अपने आप की बना के दी, ऐसी इक्वेशन बना के दी जो बाद में शायद इसे खुद भी ना समझ में आ रही है, ये इक्वेशन है हमारी। अब जब इसी नहीं समझ में आ रही, बाकियों के नहीं समझ में आ रही, तो क्रॉस क्वेश्चन तो जीरो हो गए, ठीक है। तो ये इक्वेशन इन भाई साहब ने दी जिसका नाम रखा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब बच्चों स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के जो मेन फीचर है वो देख लेते हैं। वैसे फीचर बहुत सारे हैं लेकिन नटशेल वही 4 पॉइंट्स में आएंगे। जैसे ये कहा है, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये जहां आपको वाई वर्ड दिखे ना मेरे इसमें, वो एक्चुअली टाइपिंग में वाई वर्ड साई वर्ड है, ठीक है। तो ये जरा देखेंगे, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर्ड इन इट्स ऑर्बिटल वेव फंक्शन। सारी इंफॉर्मेशन ऑर्बिटल वेव फंक्शन, तो यहाँ दो अलग अलग वर्ड हैं, एक वेव फंक्शन वर्ड आएगा और एक ऑर्बिटल वर्ड आएगा या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जहां वेव फंक्शन लिखा है वो खाली साई है, और उसका स्क्वायर जब होगा वो फिजिकल इंपॉर्टेंस का ऑर्बिटल वर्ड आएगा, ठीक है। तो मैकेनिक्स मेड इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
साइन। हाँ बेटा बोलिए एक बार फिर से, बेटा एक बार फिर से बोलो। सर अब आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा एक मिनट, बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही वही, या एक दो कोई नहीं आ रही? सर आ रही थी। बाकियों को सर आ रही है? आ रही है बेटा इसका मतलब ना हो सकता है कनेक्शन थोड़ा सा लैग हुआ हो बीच में, इधर से या उधर से, क्योंकि अगर बाकियों को आवाज आ रही है तो ऑब्वियसली आप तक भी आएगी आएगी, है ना? क्योंकि यहाँ से ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं मेरे पास कि मैं आवाज यहाँ खड़े खड़े एक भेजूं एक को नहीं, तो आपको भी आ जाएगी थोड़ी देर। बट बाकी ये जो टॉपिक है ना साई और साई स्क्वायर, ये साई के भरोसे ही चल रहा है, ठीक है? तो स्क्रोडिंजर ने साई जाप करवाया है हमसे, उसी को देखते हैं क्या है। तो बच्चों पहला पॉइंट इसमें ये आया है हमारा कि हमें इस वर्ड पे फोकस कम करना है जिसे हम साई कहते हैं, ठीक है? इसे बुक्स ऐसे लिख देती हैं PSI और इसे साई वर्ड पढ़ा जाता है। तुम्हारी इच्छा है तुम इसे साई पढ़ोगे तो भी चलेगा, साई संज्ञा। एंड एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ वेव फंक्शन, ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम whenever an electron is described by wave function, ठीक है, we say that electron occupies orbital। तो मैंने आपसे जो कहा है बस उस पर फोकस करिएगा। पहला पॉइंट यहाँ फोकस करने का है, एक वर्ड दिया है साई। दूसरा पॉइंट कहा है साई स्क्वायर। वो बेसिकली साई क्या है? वेव फंक्शन है, उसका स्क्वायर क्या है? ऑर्बिटल। सारा का मतलब हर एटम में ऑर्बिटल्स होते हैं और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं, और सर्कुलर पाथ वाला या कोई किसी भी तरीके के पाथ या ट्रेजेक्टरी का ये थ्योरी सपोर्ट नहीं करती। ये कह रही है भैया हमारा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहाँ मिलेगा, उसके अलावा कहाँ मिलेगा? वो इनफाइनाइट तक कहीं भी मिलेगा, कभी भी फाइंडिंग जीरो नहीं कहती ये थ्योरी, ठीक है? तो अब ये आगे पॉइंट आप देखते हो मिल जाएगा। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज क्वांटाइज, मतलब जैसे बोर ने कहा था वैसे ये कह रहे हैं। बोर ने कहा था ना पहली शेल दूसरी शेल, एक दूसरी शेल में कितना अंतर, ये भी यही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं मिलेगा, इसकी एनर्जी क्वांटाइज है, यहां मिलेगा फिर यहां मिलेगा फिर यहां, मतलब हर एक पर्टिकुलर शेल की, शेल तो वर्ड नहीं यूज करना लेकिन एनर्जी लेवल कह रहे हैं ये भी, तो हर एक एनर्जी लेवल की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, और वो एक लेवल से दूसरे लेवल जंप करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, यानी बोर वाले पॉइंट लग रहे हैं। बट बोर का बस एक पॉइंट नहीं लग रहा कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट है या नहीं है, बस वो पॉइंट नहीं लगाना है, ठीक है? अगला है द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिसाइडेड या डिटरमाइंड प्रिसाइजली, ठीक है? तो ये थ्योरी पाथ के बारे में नहीं बताती, ये बता दिया। दिस लीड टू द कांसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन at different points in an atom, मतलब अब इलेक्ट्रॉन का क्या पाथ होगा वो नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉन का कितना परसेंट चांसेस है मिल जाएगा वो बता सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन तो बता सकते हैं, पाथ नहीं बता सकते। यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के कितने चांसेस हैं ये बता सकते हैं। एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन, इस वेव फंक्शन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, उसी को हम कहेंगे बेटा एक तरीके से ऑर्बिटल। यही चीज आपकी ऑर्बिटल है, ठीक है? The probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to square of orbital wave function at that point, ठीक है? It is known as probability density and it is always positive। तो जरा ध्यान रखना, खाली साई क्या था? वेव फंक्शन था। साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और इसे ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या ऑर्बिटल, और इससे पता चलता है इलेक्ट्रॉन कहां है। द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, कोई एक शेल है वो वाला कंसेप्ट हटा दिया, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट डिस्कार्डेड, ये हट चुका है इन फेवर ऑफ ऑर्बिटल। भैया क्या वो सर्कुलर पाथ है? ना पता, हमें ये मालूम है यहाँ ये ज्यादा मिलेगा यहाँ ये कम मिलेगा, और साथ में ये भी पता लग गया कि ये जो ऑर्बिटल है जो चार बनाए हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके SPDF, उनकी शेप क्या क्या है। S स्फेरिकल शेप का है, P डंबल का है, और डंबल भी तीन तरह के हैं, फिर D है, फिर F है।
डी डबल डबल शेप बताई गई है और एफ में भी शेप है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी बेटा, यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, since the probability is never zero, no real boundary can be assigned to an orbital। मतलब किसी ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन कहां तक मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी हम कहें कि किसी एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं है, ठीक है। और ये वाला सेंटेंस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। An orbital may be defined as the region of space around the nucleus where probability of electron is maximum। Probability of finding electron is maximum। उस जगह को हम ऑर्बिटल कहेंगे। ऑर्बिटल क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, उसे हम ऑर्बिटल कहेंगे। चलिए लौट के आते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। एक बार हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं, फिर इस बात को दोबारा बात करेंगे। तो स्टार्टिंग से क्या डिस्कस करें? हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट, बोर भाई साहब ने जे कह के पाप कर दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्किल में घूमता है। भले ही बाद में एक आध साइंटिस्ट और आए, उन्होंने कहा नहीं इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होते हैं, सर्कुलर नहीं, ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रिकल है, और बोर ने उसके साथ मिलकर भी थ्योरीज दी थी, ठीक है। फिर स्क्रूडिंजर ने ये कहा कि भाई ऐसा है, ये सब नाटक खत्म करो, पार्टिकल और वेव दोनों चीजों को मान के हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं। तो जमाने में मैथमेटिक्स कमजोर हो रही होगी लोगों की, व्हाटएवर, इन्होंने एक ऐसी इक्वेशन बनाई जो इनको भी ना समझ में आई और बाकियों को तो पता नहीं क्या आई, ठीक है। और इस इक्वेशन के आधार पर इन्होंने 4 क्वांटम नंबर्स दिए। आपका फोकस इन 4 पे रहेगा, ठीक है। इतना पढ़ाने के बाद मुझे पता है आप इन्हीं 4 पे फोकस करेंगे। स्कूल में टीचर भी इन्हीं 4 पे क्वेश्चन करता है, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं फिलहाल। तो पहला पॉइंट क्या आया? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो इरविन स्क्रोडिंजर ने डेवलप की थी, वो मैथमेटिकल फंक्शन है, यानी मैथमेटिक्स करके वेव फंक्शन लगा के एक्स वाई जेड एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स में देख के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, इन्होंने एक टर्म निकाला है साई। तो साई को कहते हैं वेव फंक्शन, और उसका जो स्क्वायर होता है वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं, 3 मिलते हैं बेटा। चौथा क्वांटम नंबर अभी मैं पढ़ाऊंगा, टोटल 4 क्वांटम नंबर है, लेकिन 3 हमें इस इक्वेशन से मिलते हैं। चौथा ऑर्बिटरी है, मतलब चौथा इस इक्वेशन से नहीं आया है। तो यहां तक कि अगर आपको कहानी क्लियर हो और अगर समझ में आए तो 2 शब्द या 3 शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है, साई वेव फंक्शन है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई स्क्वायर क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये बताता है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा है, और इसको आप ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो साई स्क्वायर, ये 2 वर्ड आपको ठीक से समझ में आने चाहिए। फॉलोड बाय इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें 3 क्वांटम नंबर मिले हैं, और चौथा क्वांटम नंबर जो दिया गया है वो ऑर्बिटरी है, वो इस इक्वेशन से नहीं आया है। तो अगली हेडिंग जो हमारी है दैट इज बेसिकली क्वांटम नंबर्स, ठीक है। यहाँ हम अगली हेडिंग पे आ रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। ये हेडिंग कहाँ से बनी? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में जो सॉल्यूशन किया गया उससे इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई कि ये इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ मौजूद है, एग्जैक्ट पोजीशन आया, एनर्जी आई, मोमेंटम आया, सारी चीजें इसकी आई, ठीक है। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके 3 क्वांटम नंबर्स बने थे, जिसमें पहला क्वांटम नंबर कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कई नाम है, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये n से डिनोट करता है। तो ओल्ड भाषा के हिसाब से अगर कहें तो ये शेल नंबर बताता है। इन जनरल भाषा में आपको कभी भी बोलूंगा तो मैं शेल नंबर बोल दूंगा कि n शेल नंबर होता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स शेल तो कुछ है ही, तो इसे कहना चाहिए मेन एनर्जी लेवल। इसका नाम क्या रखा है उन्होंने? मेन एनर्जी लेवल। इसे शेल ना कह के क्या कहना है आपको? मेन एनर्जी लेवल, ठीक है।
लेकिन ठीक है, आज भी हम कॉमन भाषा में यही वर्ड यूज करते हैं, ये फर्स्ट शेल, क्योंकि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट शेल हो गया। सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड शेल हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, वो सर्कुलर पाथ नहीं है, बट हाँ ये यहाँ पे मिलेगा, इसके बाद यहाँ मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट शेल कह दिया। मतलब ये वाले जो पॉइंट आ रहा है जहां पहले हमने कहा फर्स्ट शेल हो गया, फिर जहां आया वो सेकंड शेल हो गया, तो शेल वर्ड हम यूज करेंगे, बुक्स में उसे एनर्जी लेवल कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो सबसे पहले उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन हमारी किस शेल में है या किस एनर्जी लेवल पे है। अब कॉमन सेंस की बात करना, एन यानी जिसे हम शेल नंबर कह रहे हैं, ये जीरो, नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता। आपको समझ में आ गया क्यों? शेल नंबर जीरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में पहुंच जाए, तो न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो शेल नंबर जीरो संभव नहीं, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, जीरो नहीं है तो नेगेटिव का सिग्निफिकेंस ही नहीं होता। कोई वेक्टर तो है नहीं कि नेगेटिव में भी हो सकते हैं, तो शेल नंबर जीरो नहीं है, नेगेटिव। फॉलोड बाय, इसके लिए हमने ये कहा था कि पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी, जो इवन स्क्रोडिंजर ने भी कहा है कि सारी वैल्यूज नहीं है, क्वांटाइज्ड है, कुछ वैल्यूज मिलती हैं उसके इंटीग्रल मल्टीपल में बाकी वैल्यू होती है। तो शेल नंबर फ्रैक्शन में कभी नहीं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स होगा, शेल नंबर 1 2 3 होगा। 1 और 2 के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और अगर 1 और 2 के बीच में मिल रहा होगा ना तो वही 2 हो जाएगा, तो 3 नहीं होगा या 1.5 नहीं होगा, 1 के और 2 हो जाएगा 3 पर। शेल नंबर इज नेवर इन फ्रैक्शन। तो पहला क्वांटम नंबर बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करके जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा वो हमें मेन एनर्जी लेवल बताएगा। अगेन, अब मेन एनर्जी लेवल से और क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो भैया ये देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए आपको 4 या 5 पॉइंट जो हो। पहला, ये अभी हमने डिस्कस किया, इट कैन ओनली हैव पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, 1 2 3, जिन्हें पहले के, एल और एम नाम से आपने 10th में पढ़ा है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, खाली नेगेटिव होंगी ही नहीं, दैट इज जीरो होगी। इट डिटरमाइंस मेजर एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल या मेजर एनर्जी लेवल, और शेल, जिसे हम अपनी पुरानी भाषा में शेल कह सकते हैं, टू विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बियर्स व्हाटएवर, जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। Then it also determines size and energy of orbital. ये बड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे फर्स्ट शेल है, इसमें एस सब शेल है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि एस सब शेल होती है, पी डी एफ 4 सब शेल होती है जो यहाँ से निकल के आएंगी। तो हमने ये डिस्कस किया, फर्स्ट शेल में एस होती है, फिर सेकंड शेल में भी एस होती है, थर्ड में भी एस, लेकिन तीनों एस का साइज अलग होता है। 1s छोटा होता है, मतलब जो न्यूक्लियस के पास शेल होती है उसकी जो सब शेल्स होती है उनका साइज छोटा होता है, जो न्यूक्लियस से दूर शेल होती है जैसे 2s है, उस सब शेल का साइज बड़ा होगा। ये थ्योरी प्रूफ करती है कैसे, मतलब इसको जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो जो r निकल के आता है, सब शेल का डिस्टेंस निकल के आता है, वो अलग अलग आता है। तो 1s जो ऑर्बिटल है वो छोटा है, 2s ऑर्बिटल बड़ा। क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1s एंड 2s, ये जब खत्म होगा मतलब क्वांटम नंबर, तो ये वाला क्वेश्चन मैं लिखाऊंगा आपको 1s और 2s में क्या अंतर है, तो वहां बताया जाएगा कि 1s का साइज छोटा है, 2s का साइज बड़ा है। एक और अंतर होगा कि 1s में नोड नहीं होती, नोड मतलब होता है बच्चों फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होने को नोड कहते हैं, NODE, नोड मतलब जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कतई नहीं है, उसे नोड कहते हैं। 1s में कोई पॉइंट ऐसा नहीं होता जिसे नोड कहें, लेकिन 2s में नोड होती है। तो ये एक और अंतर होता है 1s और 2s में, कि 1s में नोड एब्सेंट है, 2s में नोड प्रेजेंट है। तो ये देखेंगे 2s का जब साइज बढ़ता है तो बीच में एक लाइन ऐसी भी आती है जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग बिल्कुल नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वो 2s है। 1s में हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी 1, उसके बाद s लगा है यानी ऑर्बिटल s है, तो ये साइज और एनर्जी भी बताएगा, क्योंकि आप जानते हो ना कि ये फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, फिर सेकंड शेल में है। बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं, एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी, तो एनर्जी तो बता ही रहा है। ठीक है, तो साइज बता रहा है और एनर्जी बता रहा है।
और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट शेल कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल, सेकंड शेल कंटेन 4 ऑर्बिटल। क्यों? द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए गिवन शेल इज n स्क्वायर। इन्होंने पहले बता दिया कि अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, शेल नंबर पता है, तो उसका जो स्क्वायर होगा उतने ऑर्बिटल होंगे। और आपको जो याद आ रहा है अधिकतर बच्चों को फॉर्मूला, हमने तो 2n स्क्वायर पढ़ा था। अबे 2n स्क्वायर जो तुमने पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किसी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन थे, उसका आधा ऑर्बिटल होगा। इसलिए अगर कोई आपको शेल पता है तो आपको पता है उसके अंदर ऑर्बिटल कितने हैं, उसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज 1s। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। तो ये 4 पॉइंट हमें पता चलते हैं, दैट इज बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें सिर्फ 4 पॉइंट पता चलते हैं, या यहाँ 4 अभी बताए हैं। एक तो इसकी वैल्यू 0, नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होगी, ये एनर्जी लेवल बताएगा, ये साइज या मेन एनर्जी लेवल बताएगा, ये साइज और एनर्जी बता देगा, और एक शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे n स्क्वायर, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2n स्क्वायर। बोलो बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर है? बोलिए, कोई डाउट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर है तो 1 टाइप कर दीजिए। और अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर है तो 1 टाइप कर दीजिए। दिव्यांश, प्रखर, देव, ओके, षष्ठी, पलाक्ष, नूपुर, तो ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर है। मानस, हर्षिता, गुड। अब हम अगले क्वांटम नंबर की बात करने जा रहे हैं, which is termed as, कि कई नाम हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर, एज्यूमेथल क्वांटम नंबर, या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, एंगुलर, एज्यूमेथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर है अगला। बच्चों, व्हाट इज एंगुलर क्वांटम नंबर? एंगुलर क्वांटम नंबर क्या है? जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, ऐसे ही है दूसरा एंगुलर क्वांटम नंबर। इसके और भी नाम है, इसका जनरल हम डिनोशन एल से करते हैं, जनरल, और बाकी बुक्स का है, इनका डिनोशन बुक्स में एल से ही है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वांटम नंबर क्या बताता है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है मेन एनर्जी लेवल। ठीक है, ये बताता है सब एनर्जी लेवल। सब एनर्जी लेवल का क्या मतलब है भैया? अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो बोर थ्योरी काम नहीं करती, ये थ्योरी उन पे भी लगती है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहेंगे, याद रखना बोर थ्योरी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये मत कहना कि बोर ने तो एंगुलर मोमेंटम पहले ही बता दिया था, शेल से ही निकल गया था, mvr = nh/2π, शेल नंबर से आ गया। भैया ये सब शेल की बात हो रही है और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहाँ जो एंगुलर मोमेंटम बताएगा तो ये क्वांटम नंबर बताएगा। जो एल सॉल्व होके आएगा इक्वेशन से, वो बताएगा उसका एंगुलर मोमेंटम। सरल भाषा में आओ, एंगुलर मोमेंटम एक टिपिकल लैंग्वेज है, सरल भाषा में क्या बताएगा? जो हमारा इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कैसे है, तो हमें पता चला कई बार इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट ऐसे सरफेस बाउंड में मिलता है जिसका शेप नियरली स्फेरिकल है। ठीक है, और कई बार हमें इलेक्ट्रॉन ऐसे सरफेस बाउंड में मिलता है जिसका शेप एक तरीके से डंबल है। ठीक है, ये ऐसे में मिलेगा तो डंबल है, और कई बार डबल डंबल, ट्रिपल डंबल, ऐसे में इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो उन्होंने कहा अच्छा इलेक्ट्रॉन ऐसे में मिल सकता है, ऐसे में मिल सकता है। तो ये बेसिकली ऑर्बिटल की अलग अलग टाइप हो गए। देखो पहले वाले ने क्या बताया? मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल मतलब जैसे s ऑर्बिटल है तो वो फर्स्ट शेल का है या सेकंड का है या थर्ड का है, तो वो जो शेल नंबर है वो बताया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब शेल के अंदर जैसे सेकंड शेल है, तो आप पढ़ चुके हो कि सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल होंगे n स्क्वायर फॉर्मूले से ना, 4 ऑर्बिटल होंगे। शेल नंबर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऑर्बिटल। अब इन 4 ऑर्बिटल के बारे में कौन बता रहा है कि ये कौन कौन अलग अलग? तो अभी
ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले ये पता चला कि ये जो 4 ऑर्बिटल है ये 2 तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, या तो ये स्फेरिकल एग्जिस्ट करते हैं या ये डंबल में एग्जिस्ट करते हैं, या तो स्फेरिकल में और या फिर डंबल में। ठीक है बच्चों, अगर ये स्फेरिकल में एग्जिस्ट करते हैं तो इन्हें एस सबशेल कह दिया गया, और अगर ये डंबल में एग्जिस्ट करते हैं तो इन्हें पी सबशेल कहा गया, और ऐसे ही जब डबल डंबल में एग्जिस्ट करेंगे तो इनको डी सबशेल कहेंगे या एफ सबशेल। फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं उस हेडिंग का नाम है क्वांटम नंबर्स। नंबर्स तो हमें नंबर ही बताने भैया, तो इसके लिए कहा गया कि एल के क्या क्या नंबर्स होंगे। तो सरल भाषा है, एल क्या बता रहा है, सबशेल बता रहा है। सबशेल कितने तरीके की जनरली तुम जानते हो, एसपीडीएफ 4 तरह। तो ये जो सबशेल बता रहा है वो कैसे बता रहा है, पहली बात उन्होंने ये कही है यहाँ कि एल की जो वैल्यूज होंगी वो 0 से लेके n-1 तक होंगी। यानी जो सबशेल्स हैं वो इस बात पे डिपेंड करेंगी कि शेल नंबर क्या है, शेल नंबर या मेन एनर्जी क्या है, उस पे डिपेंड करेगी कि उस शेल में कितनी सबशेल। ठीक है, और उन सबशेल का नंबर क्या रखेंगे हम, 0 1 2 ऐसे। कहने का मतलब अगर n की वैल्यू 1 है, कॉमन सेंस, n की वैल्यू 1 यानी फर्स्ट शेल, भैया n 0 होता ही नहीं, शेल 0 तो होती नहीं, n 1 हो सकता है, तो L की वैल्यू आएगी 0। अगर n 2 है तो L की वैल्यू आएगी 0 1। अगर n 3 है तो L की वैल्यू आएगी 0 1 2। अगर n 4 है तो L आएगा 0 1 2 3। ध्यान दो क्या किया है, हमने कहा n की जो भी वैल्यू होगी L की वैल्यू 0 से लेके 1 कम तक होगी। कहने का क्या मतलब है बच्चों इसका, कि अगर शेल हमारी पहली है तो उसके अंदर सबशेल 1 हो, और उस एक सबशेल का जो नंबर देंगे, नंबर वो 0 होगा। सबशेल 1 है लेकिन उसका जो हमने यहाँ नंबर दिया है, नंबराइजेशन, तो नंबर 0 है। अगर शेल हमारी नंबर 2 है, यानी न्यूक्लियस से सेकेंड एनर्जी लेवल, तो उसमें 2 सबशेल्स होंगी। शेल 2 है तो सबशेल्स कितनी है, 2। तो जितनी शेल्स होंगी, जो शेल नंबर होगा उतनी सबशेल्स होंगी, तो सबशेल्स 2 है, बट पहले का नंबर 0 होगा और दूसरे का नंबर 1। सर आपका नेटवर्क स्लो हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट, फिर से बोलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। साउंड इज नॉट ऑडिबल। वॉइस रुक गई है, वॉइस लैग कर रही है। सर अब सही है। मैं एक बार चेंज करता हूं, ठीक है, अब देख लेना थोड़ा सही हुआ। अब सही है सर। गुड। तो हो सकता है बीच में सिग्नल भी, क्योंकि लाइट आ जा रही है तो कई बार सिग्नल्स इधर उधर हो जाते हैं। चलिए, तो अगर शेल नंबर बच्चों, शेल नंबर क्या है, 1, तो पहली शेल है, एक ही सबशेल है। तो पहला पॉइंट ये अगर आपको समझ में आए तो बढ़िया रहेगा, नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल। कितनी सबशेल्स हैं एक शेल में, कितनी सबशेल है, ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल इन ए शेल इज इक्वल टू शेल नंबर। शेल नंबर मतलब अगर शेल नंबर, सपोज शेल नंबर 3 है, तो टोटल सबशेल्स कितनी होंगी, टोटल सबशेल्स भी 3 होंगी। अगर शेल नंबर 3 है तो सबशेल्स 3 होंगी, बट उन सबशेल्स का हमने नंबर क्या रखा है, 0 1 2, ये नंबर रखा है। पॉइंट समझ में आया। अगर किसी की शेल नंबर 5 है तो सबशेल भी 5 होंगे, और उन 5 का नंबर क्या होगा, 0 1 2 3 4। तो पॉइंट समझने की कोशिश करो, ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, n इक्वल टू l, n नॉट इक्वल टू l। क्या समझाना चाह रहा हूं, पहले वाले में मैं ये कहना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ सबशेल्स, ठीक है,
नंबर ऑफ सब शेल्स इज इक्वल टू शेल नंबर, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या कहना चाह रहा हूं, न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली समझ में आता है ना कि वैल्यूज के हिसाब से n और l कभी बराबर नहीं होंगे। अगर n कभी 3 है तो l कभी भी 3 नहीं होगा। अगर n 3 है तो l के 3 वैल्यूज होंगी, एक 0 होगी, एक 1 होगी और एक 2 होगी, 3 वाली वैल्यू ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब आपको ये वाला पॉइंट अगर क्लियर हो, अरे यार फ्रीज हो गई स्क्रीन फिर से क्या, बोलो। हाँ ठीक है। तो अगर शेल नंबर 3 है तो सब शेल 3 होंगी, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बोल देते हैं, आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है क्या कह रहे हैं बच्चों। ये कहा गया जब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की गई तो पहली चीज निकल के आई मेन एनर्जी लेवल शेल, फिर ये निकल के आया इसके अंदर सब एनर्जी लेवल भी है और उस सब एनर्जी लेवल को इन्होंने कह दिया है सब शेल्स। और किस शेल में कितनी सब शेल्स होंगी इसको उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ या टोटल वैल्यूज ऑफ एल की टोटल वैल्यूज यानी नंबर ऑफ सब शेल, इट डिपेंड्स ऑन n 0 to n-1, ठीक है। तो टोटल वैल्यूज यहां से निकालेंगे, कौन कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी। तो अगर इफ n is 1 then l is 0, n is 2 l is 0 and 1, n is 3 l is 0 1 2, n is 4 0 1 2 3। तो अब जरा चेक करिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। अगर n 4 है तो l की कितनी वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 वैल्यूज। अगर n 3 है तो l की कितनी वैल्यू है, 1 2 3 3 वैल्यू। तो n या l की टोटल वैल्यूज n के बराबर हो, l यानी सब शेल्स की टोटल वैल्यूज शेल नंबर के बराबर हो। और सिंपल करो, सिंपल क्या है, जो भी शेल नंबर होगा उतनी ही उसके अंदर सब शेल्स होगी। अगर किसी का शेल नंबर 4 है तो इसके अंदर 4 सब शेल्स होंगी। अब वो कह रहे हैं कि सब शेल्स के नंबर बताओ, तो इनके नंबर होंगे 0 1 2 3। मतलब अगर शेल नंबर 4 है तो क्या सब शेल का नंबर 4 होगा ना, सब शेल का न्यूमेरिकल नंबर 4 नहीं होगा। टोटल सब शेल्स 4 होगी लेकिन सबके नंबर अलग अलग है, 0 1 2 3 है, तो सब शेल का 4 वाला नंबर नहीं होगा। बोलो बच्चों, अब समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं कि n और l बराबर भी दिखा सकता हूं मैं और बराबर नहीं भी दिखा सकता हूं। तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट समझ में आए। कब हम कहेंगे n और l बराबर है, तो n और l बराबर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे द टोटल वैल्यूज ऑफ l की जो टोटल वैल्यूज है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल n। मतलब किसी शेल का नंबर है 5 तो उसके अंदर 5 सब शेल होंगे। बट numerically never the value of L is equal to n। मतलब अगर n का नंबर 5 है तो क्या L का नंबर 5 होगा ना, L की 5 वैल्यूज होगी 0 1 2 3 4, लेकिन नंबर 5 वहां नहीं होगा। यहां तक समझ में आया? ओके एक बच्चे ने पूछा है कि ये सब शेल क्या बताना चाहते हैं, इसको एक बार फिर बताओ। what do you want to convey the message for the word सब शेल क्या है? तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। ये कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मौजूद है कहीं ना कहीं। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये भैया शेल हो या एक एनर्जी लेवल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब जब वहां पे पहुंचे तो उस जगह का एंगुलर मोमेंटम निकाला गया और जब एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई √n l+2 से निकलता है, ये इसका फॉर्मूला लगाएंगे,
ठीक है, ये इससे इस फॉर्मूले से हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो यानी एल पे डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम। तब ये पता चला कि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जिससे हम बात करें शेल नंबर या एटॉमिक नंबर 9, तो 10 स्टैंडर्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या था 2,7। तो ये जो सातों इलेक्ट्रॉन है ये एक साथ नहीं है, ये सातों इलेक्ट्रॉन भी फर्दर डिवाइडेड है। जैसे आपको 10 स्टैंडर्ड या 9 स्टैंडर्ड में आके पता चला कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग शेल में है, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। फिर अब ये बताया जा रहा है कि इस शेल में भी सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं है, या अगर घूम भी रहे हैं तो एक साथ नहीं घूम रहे, इनके अंदर फिर क्लासिफिकेशन है, ये फिर सब डिवाइडेड है। गेटिंग द पॉइंट? यानी जो जिस बच्चे ने पूछा उन्हें समझ में आना चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे बचपन में ये पढ़ा दिया गया था न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन। फिर ये पढ़ाया भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 2, 8 ऐसे है। अब ये पढ़ाया जा रहा है कि ये 8 के इलेक्ट्रॉन, 8 जो है 2,8, ये 8 के 8 एक साथ नहीं है, इनके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन है कि 2 इकट्ठे होते हैं, फिर 6 इकट्ठे होते हैं, फिर 10 इकट्ठे होते हैं। तो उन्होंने नाम क्या दे दिया, पहले को नाम दिया शेल या एनर्जी लेवल, और दूसरे के लिए नाम क्या रख दिया, एसपीडीएफ के लिए सब शेल। जब इनके अंदर देखा अरे यार इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले गए, तो जो हमें पहले, जैसे अगर ये 3 उंगलियां आपको ऐसे देख रहे तो एक दिख रही थी, मतलब एक साथ बंच दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में गए ये तीनों ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, एक्स, एक वाई से। तो जो चीजें इकट्ठे दिख रही थी वो अलग अलग हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड में जाके फिर पता चला कि भैया ये जो सबशेल है इसके अंदर भी एक ओरिएंटेशन है, इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक स्पिन है। तो वो कोई एक्स एक्सिस में जाती है, कोई वाई, कोई जेड। तो उन्होंने एक और क्वांटम नंबर बताया जिसका नाम रखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आप फिर से समझो क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले आपको जस्ट ये पता था शेल, फिर पता चला शेल के अंदर फिर से डिवीजन है, सब शेल है, एसपीडी। फिर पता चला इस सब शेल के अंदर भी डिवीजन है जिसको क्या कहा गया, ऑर्बिटल। सिंपल भाषा में अगर हम आए तो जैसे रेल है, ट्रेन, अब उस ट्रेन में अगर बात करें, ट्रेन में सारे डब्बे एक जैसे नहीं होते, ठीक है, कहने का मतलब कोई जनरल है, कोई स्लीपर है, कोई एसी है, कोई फर्स्ट क्लास एसी, अलग अलग वैरायटी है ना। ऐसे ही नाम यहाँ पे है एसपीडीएफ। अब जो जनरल वाले हैं या जो एक एस सबशेल है उसका शेप ही अलग है, पी का शेप अलग है, बी और एफ के शेप ही अलग है। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा जिसका भी क्वेश्चन था आप सेटिस्फाई हुए तो 1 टाइप करिए। ओके, क्लियर है? जिसका भी था मुझे नाम नहीं पता, व्हाटएवर, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं। ओके, तो 2 क्वांटम नंबर अभी हमारे क्लियर हुए हैं, 1 इज n, अदर इज 10। पहले भी इतना ही रख रहे हैं आज 2 क्वांटम नंबर तक की, और कल 2 जानबूझ के कल 2 और करेंगे जिससे कि आज वाले भी रिपीट हो जाएं और ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट हिस्सा आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, चलिए, हैव ए नाइस टाइम। सर एक क्वेश्चन है। बोल बेटा बोल, जल्दी बोल। सर स्टोइचियोमेट्री में सर जैसे क्वेश्चन है CO3 जब हम हीट करेंगे तो CaO बनाएगा, तो बेटा सर आप ना 36 भेज देना, ग्राम। मुझे आवाज नहीं आ रही है अभी आपकी ना, आप भेज दो मुझे ओके सर, या कॉल ओके करो। सर, थैंक यू सर। ओके सर।